आज के इस व्याख्यान में मैं आपको नाटक के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं। ये तत्व हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी होते हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसमें ये उद्देश्य समान ही होते हैं, लेकिन एक एकांकी एक विधा है जिसमें ये तत्व हैं और एक अलग से है जिसको हम बोलते हैं संकलन त्रय। तो ये जो एकांकी है उसमें 7 तत्व होते हैं और बाकी की जो गद्य की विधाएं होती हैं उनमें 6 ही तत्व माने गए हैं। तो संकलन त्रय का जब वर्णन आता है या संकलन त्रय के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि समय, स्थान और घटना की जानकारी प्रदान करने वाले को हम संकलन त्रय कहते हैं, यानी 3 बातों का संकलन, समय, स्थान और घटना। और ये संकलन त्रय यानी गद्य की सिर्फ एकांकी विधा में ही सम्मिलित होता है। बाकी अन्य विधाओं में इसके प्रमुख तत्व होते हैं कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। तो इस प्रकार से हम इसके प्रमुख तत्व देख सकते हैं। और नाटक का उद्भव और विकास कब हुआ था इसके संबंध में मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत मैंने इसका उद्भव और विकास समझाया था। तो आज मैं आपको इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। पहला इसका तत्व है कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना कलेवर, बिना शरीर के तो कोई रचना होती ही नहीं, यानी कोई भी रचना होती है तो उसमें एक कथानक जरूर होता है। यानी लेखक या रचनाकार जो इसमें सम्मिलित करना चाहता है, जो वार्ता, जो कहानी, जो कथन यानी अपनी कलम के माध्यम से रचना में प्रस्तुत करता है तो उसको ही हम कथा वस्तु कह सकते हैं। और कथा वस्तु का ही दूसरा नाम है विषय वस्तु या इसको कथानक भी कह सकते हैं। यानी मेन कोई भी जो रचना होती है वो रचना कथा वस्तु से जुड़ी हुई होती है। कथा वस्तु अगर नहीं है तो उसमें बाकी के तत्व तो हो ही नहीं सकते। तो कथा वस्तु को हम यानी रचना की आत्मा भी कह सकते हैं। और आत्मा के बिना जिस प्रकार से शरीर का कोई औचित्य नहीं होता है, उसी प्रकार से नाटक में कथानक के बिना नाटक की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इसका कथानक कैसा होना चाहिए? तो नाटक है, इसका कथानक यानी किसी भी बात पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना हो, सामाजिक वृत्तांत हो, आर्थिक प्रस्तुति हो या धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या यथार्थवादी चित्र हो। तो कोई भी घटना होती है तो वो घटना यानी कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक के अंतर्गत देखी जाती है। और इसकी कथा वस्तु की किसी प्रकार की हो सकती है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है। तो इस प्रकार से इसकी कथा वस्तु होती है, जो कि इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तत्व हिंदी साहित्य के इतिहास में माना जाता है। अब मैं नाटक का जो दूसरा प्रमुख तत्व होता है इसका पात्र या चरित्र चित्रण, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो पात्र या चरित्र चित्रण यानी एक सफल जो नाटक होता है उस नाटक में कितने पात्र होने चाहिए। तो उन पात्रों को लेकर के हिंदी के आलोचकों और अन्य विद्वानों ने चर्चा करते हुए ये स्पष्ट किया है कि नाटक में न तो ज़्यादा पात्र होने चाहिए और न ही कम पात्र होने चाहिए। इसमें मध्यस्थ के तौर पर यानी 6 या 7 के आसपास इसके पात्र या चरित्र चित्रण होने चाहिए, जिसको यानी कथानक को पढ़ने में, समझने में ये सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए विद्वानों, आलोचकों और अन्य लोगों ने कहा है कि इसमें पात्र या चरित्र चित्रण की संख्या 6 या 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक अगर कोई हो तो वो अच्छा एकांकी माना जाता है। ज़्यादा अगर इसमें पात्र होते हैं
तो वो ज़्यादा समझने भी और उसके नाम जानने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसके पात्र भी अब कैसे होने चाहिए? पात्र यानी पात्र कैसे होने चाहिए? तो पात्र यानी ऐसे होने चाहिए, कथा को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए। पात्र ऐसे होने चाहिए जो वार्तालाप को आगे बढ़ाएं और उससे पात्रों का व्यक्तित्व उभर करके आता है। तो पात्र भी यानी अच्छे होने चाहिए और संवाद उनके अच्छे अच्छे होने चाहिए। और तो इस प्रकार से अगर पात्र होंगे तो वो पात्र उनके जो वार्तालाप से कहानी विकसित होगी, तो वो पात्र बहुत ही अच्छे नाटक में माने जाएंगे। तो इसकी संख्या कम से कम 7 या 8 के या 6 के आसपास इसकी संख्या हो सकती है। और वो पात्र भी यानी समाज में कोई प्रतिष्ठित नाम हो या कोई प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए ऐसे अगर पात्र हों, तो वो पात्र यानी नाटक में 4 चांद लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से नाटक का ये दूसरा तत्व है। अब नाटक का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन या संवाद। तो कथोपकथन या संवाद के बारे में नाटक के क्षेत्र में कहा गया है, कथोपकथन या संवाद ऐसे होने चाहिए जो सरल हो, संक्षिप्त हो, आकर्षक हो, व्यवहारिक हो और कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले हों और पात्रों के चरित्र की विशेषता बतलाने वाले अगर कथोपकथन या संवाद होंगे, तो वो नाटक भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो कथोपकथन या संवाद यानी गद्य की चाहे आप उपन्यास ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, कहानी ले लीजिए और अन्य विधाएं ले लीजिए, तो उनमें कथोपकथन या संवाद ऐसे होने चाहिए कि वो कथा या कहानी को आगे बढ़ाने वाले हों, सरल हों, व्यवहारिक हों। तो इस प्रकार से कथोपकथन या संवादों के माध्यम से यानी पूरा इसका अनुमान लगा लिया जा सकता है कि ये पात्र कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है। तो इस प्रकार से कथोपकथन या संवाद भी भाषा के माध्यम से अच्छे होने चाहिए और कथा को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार से कथोपकथन और संवादों का वर्णन आता है या इसमें निहित होते हैं, जो कि इसकी प्रमुख तत्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं कथोपकथन या संवाद। और चौथा अगर इसको देखा जाए तो भाषा शैली, यानी कोई भी रचना होती है तो उस रचना की एक भाषा होती है। अगर किसी रचना की भाषा क्लिष्ट होगी, हार्ड होगी, कठिन होगी, तो वो रचना पाठकों को समझने में या जानने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं यही कहना चाहूँगा कि नाटक की भाषा एकदम से सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और शब्द ऐसे होने चाहिए जो सबके हृदयग्राही हों। इसमें आंचलिकता का भी थोड़ा सा पुट होना चाहिए ताकि उस विशेष क्षेत्र के यानी व्यक्ति उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। और इसमें ऐसे शब्द होने चाहिए सरल, आकर्षक, अच्छे सुंदर शब्दों में अगर कोई रचना प्रस्तुत होती है तो वो पाठकों के और दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नाटक है और उसका कोई मंचन किया जाता है, तो उस मंचन करने वाले पात्रों के मुख से ऐसी भाषा निकलनी चाहिए जो इसमें निहित हो। तो भाषा भी एकदम से जची हुई, संवरी हुई भाषा का इसमें अगर प्रयोग किया जाता है तो वो नाटक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भाषा के बिना तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादातर यानी जब हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि नाटकों में खड़ी बोली का ही ज़्यादा रूप प्रस्तुत किया जाता है। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, और उसमें जितने भी यानी रचनाकार हुए हैं, जितने भी नाटककार हैं, निबंधकार हैं, तो वो इसी क्षेत्र के हुए हैं, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, अवध। तो इसी प्रकार से उनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तो नाटकों में भी प्राय हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी भाषा में खड़ी बोली गद्य का ही प्रयोग हुआ है और यहीं से होने से यानी ये रचना एक अच्छी साबित हो जाती है। तो इस प्रकार से भाषा शैली का भी यानी कथा नाटक के प्रमुख तत्वों में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि देश काल, यानी देश काल का मतलब होता है वातावरण। जब कोई भी रचना होती है
और रचना में कोई ऐतिहासिकता होती है, वर्णनात्मक वर्णन होता है, तो हमें यह पता लगाना पड़ता है कि इसका वातावरण, इसका कथानक यानी कौन से काल से लिया गया है। तो उस काल से लिया गया हो तो उस काल की सामाजिक है, थोड़ी सी सांस्कृतिक, यानी उसका भी थोड़ा सा उसमें अगर तालमेल हो तो हमें ये पता चल जाता है कि अमुक नाटक में देश काल या वातावरण का बड़ा ही अच्छा और सुंदर वर्णन किया है। इस दृष्टि से हम अगर देखें तो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं, जैसे करुणालय है, प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूंट है। तो इन नाटकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रसाद जी यानी उस युग में ले जाते हैं जिस काल में उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि मानो ये मगध राज्यों का उत्थान और पतन, बिंबिसार जो राजा था, अजातशत्रु था, ध्रुव स्वामिनी थी, तो वो शक्कों का और कुषाणों का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में नंदों का जो शासन था, तो उसकी ओर हमें यानी 2-2.5 हजार वर्ष पहले की यानी इसमें अगर वातावरण या देश काल प्रस्तुत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद जी के ज़्यादातर जो नाटक हैं वो देश काल और वातावरण को प्रस्तुत करने में एकदम से सफल और सार्थक हुए हैं। प्रसाद जी के अलावा बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिसके नाटकों में, जिनके उपन्यासों में उस समय की यथास्थिति को एकदम से अच्छी तरह से अपनी आंखों के समक्ष प्रस्तुत हुए। ऐसे कल्पना के माध्यम से साकार रूप में वो देश काल और वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो वो एक रचनाकार की प्रतिष्ठा है, रचनाकार की उसमें सफलता है कि वो नाटक में देश काल या वातावरण को किस प्रकार और किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो वो प्रस्तुति जब नाटक में होती है तो वो नाटक बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब इसका मंचन होता है तो दर्शक या पाठक भी ये लगा लेते हैं कि अमुक नाटक की यानी कथा वस्तु उस काल में रचित हुई है, तो उस काल की प्रस्तुति के लिए नाटककार या रचनाकार को इसमें कुछ समावेश करना पड़ता है, शब्दों के माध्यम से या उस संस्कृति के माध्यम से थोड़ा बहुत पूर्व देना पड़ता है, ताकि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को पाठक या श्रोता अच्छी तरह से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 5 तत्व हो गए और छठा तत्व नाटक का है उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि बिना उद्देश्य के तो कोई रचना होती नहीं है। कोई भी रचना होती है उसका एक उद्देश्य जरूर से जरूर होता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो और गद्य विधा हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो कहानियों में और नाटकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उद्देश्य उद्देश्य निहित होता है और उद्देश्य के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि नाटककार या इसका रचनाकार कौन सी बात को इसमें प्रस्तुति दे रहा है। जैसे मान लीजिए कहानियों को जब पढ़ते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि ये कहानी वास्तव में आदर्शवाद से प्रभावित होते हुए भी यथार्थवाद को ले जाती है, या अमुक कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, यथार्थवाद ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो नाटक भी यानी ऐसी यानी कहानी या वातावरण में ढला हुआ होता है कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य से प्रभावित होने के बाद में ही पता लगाया जा सकता है कि नाटक सफल है या असफल है। तो नाटक की सफलता और असफलता भी इसी बात में निहित होती है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है, इस नाटक में रचनाकार ने क्या प्रस्तुत किया है कि उसका उद्देश्य हम देख सकें। तो इस प्रकार से नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं उन तत्वों में ये 6 तत्व बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बिना अगर नाटक को नाटक कहें तो कोई सार्थक बात नहीं होती, क्योंकि इसके बिना नाटक अधूरा है। और ये तत्व अगर आकर के सम्मिलित रूप से यानी एकाकार हो जाते हैं तो वो नाटक बड़ा ही अच्छा होता है और छात्रों के या श्रोताओं को भी अच्छी तरह और आसानी से समझ में आ जाता है। तो प्रिय छात्रों, प्रिय पाठकों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।